हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट केमिस्ट्री चल रहा था। आज हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एडिशनल रिएक्शन। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिशनल रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसे हम एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। तो जो आपके कौन करेंगे मोस्टली आपके एडिशनल रिएक्शन, जो आपके जिनमें आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। और सिग्मा और पाई बॉन्ड किस में पाए जाते हैं कंबाइंड? वे पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके जैसे कि एल्कीन हो गए और एल्काइन हो गए। एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वाले और एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो चलिए शुरू करते हैं एडिशनल रिएक्शन को। जैसा कि लिखा हुआ है, द रिएक्शन इन विच अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंबाइंस विद एनी सब्सटेंस टू गिव सिंपल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशनल रिएक्शन। यानी कि वह रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जुड़कर एक सब्सटेंस बनाते हैं जिससे एक केवल सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है, उसे हम एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए जरा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अपनी बात को क्लियर करते हैं। जैसे कि आपके पास में एथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन कर दें, यानी हाइड्रोजन से इसके साथ रिएक्शन करा दें, तो इसका डबल बॉन्ड कहीं में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। निकिल की प्रेजेंट में 473 केल्विन पर ये रिएक्शन होती है, तो इससे हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास में सपोज ऑलरेडी ही ट्रिपल बॉन्ड वाला था, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, अगर पहले आप इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर वापस से जैसे ही आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 को उठाया है और इसमें आपने हाइड्रोजन अगर वापस से ऐड कर दिया है, तब ये आपका डबल बॉन्ड वापस से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, कितने भी टाइम आप रिएक्शन कराइए, आपके यहाँ पर दो प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे, केवल एक सिंगल रिएक्टेंट मिला। यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट ने आपस में काम करा, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिला। यहाँ पर भी दो रिएक्टेंट आपस में मिले थे, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिला। ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है आपकी इस टाइप की, इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप एडिशनल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप इसे ओपन भी करना चाहे इसकी स्ट्रक्चर को, जैसे कार्बन है और कार्बन है, दो डबल बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। यह आपका एथीन ही तो है। अगर यहाँ पर आप हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं निकिल की प्रेजेंट पर 473 केल्विन पर, तो सबसे पहली बात, ये डबल बॉन्ड कहीं में कन्वर्ट होगा? आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एज इट इज रखे हुए थे हाइड्रोजन, उनमें आपने कोई चेंज नहीं करा। वापस से आपके पास में दो हाइड्रोजन बचे, एक ये एक ये। एक यहाँ पर वैलेंसी 4 करेगा पूरी कार्बन की, एक यहाँ पर 4 वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट कर देगा। तो ये आपकी कैसी रिएक्शन हुई बच्चों? एडिशनल रिएक्शन हुई। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये कह रहा है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज आल्सो नोन एज कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन। जो एडिशन होता है हाइड्रोजन गैस का, जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन करके हाइड्रोजन का एक सिंगल हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, उसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आर यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल यूज फॉर कुकिंग पर्पस इनटू सॉलिड फैट वनस्पति की। यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें आप वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपका गर्मियों के दिनों में जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है वो सूखा हुआ रहता है। ठीक है, जिसे आप डालडा घी भी कहते हैं, वो गर्मियों के दिन डालडा घी कहते हैं, जिसे जो गर्मियों के दिनों में आपका लिक्विड स्टेट में होता है, पर सर्दियों के दिनों में वह जम जाता है। तो यह प्रोसेस आपकी एडिशनल रिएक्शन थी। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह से हटकर दूसरी नई चीज़ को बना लेती है, यानी एक का डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे के द्वारा होगा, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे क्रिकेट में भी अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग जाए प्लेइंग 11 में, तो उसकी जगह एक नया खिलाड़ी स्थान ले लेता है। 12 तो नहीं फील्डिंग कर पाएंगे, 11 ही फील्डिंग करेंगे, तो उस चोट लगे हुए खिलाड़ी को बाहर करके उसकी जगह एक नया खिलाड़ी ले लेते हैं, वो सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा।
तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही बच्चों बेसिकली क्या होता है, किसी एक को हटाना, किसी दूसरे को ऐड करना, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो लिखा हुआ इसमें क्या है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन आर डिस्प्लेस बाय अदर एटम आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें जो कोई भी चीज़ है अगर उसे किसी दूसरे के द्वारा या हाइड्रोजन के द्वारा डिस्प्लेस करा जाता है उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छे से समझाने के लिए हम एक एग्जांपल को यहाँ पर ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका, जैसे मैथेन है CH4, अगर हम इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसे हम फोटोन या HNU कहते हैं, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ इससे मैथेन से एक हाइड्रोजन आएगा, एक Cl से आएगा, तो आपके पास में बन जाएगा CH3Cl, और क्लोरीन से एक Cl मिलकर और CH4 से एक H मिलकर HCl बना लेगा। अगर ये बात आपको गोल कर गई हो तो आपको ऐसे बताते हैं कि CH3 × H, या आपने मैथेन को लिखा और क्लोरीन को लिख लिया आपने Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ध्यान से देखिए HCl यहाँ से क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और बस बचा हुआ क्या है आपके पास में CH3Cl। बट अभी भी अगर आप CH3Cl को ध्यान से देखें, मिथाइल क्लोराइड को अगर ध्यान से देखें, तो इसके पास अब भी 3 हाइड्रोजन है, आप इनका भी डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो CH3Cl आपने लिया है, इसके साथ वापस से आपने क्लोरीन का रिएक्शन कर दिया, तो फिर से आपका एक हाइड्रोजन हटेगा, एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा CH2Cl2, और आपको मिल जाएगा HCl। वापस से आपके पास में CH2Cl2 बचा हुआ है, फिर से आप इसका रिएक्शन Cl2 के साथ करा दोगे, तो एक हाइड्रोजन फिर हटेगा, एक Cl फिर हटेगा, तो HCl आपको मिलेगा, और यहाँ मिलेगा आपको क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3। अब वापस से आप क्या करने वाले हैं, CHCl3 को उठाएंगे, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन और अवेलेबल है अभी, और आप इसका रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराएंगे तो वापस से आपका HCl बाहर, और आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हट रही है और दूसरी चीज़ जुड़ रही है, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हमारे कौन हैं कि पहला है, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैनी कार्बन कंपाउंड आर इनवैल्यूएबल टू अस, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हमारे लिए कोई महत्वता नहीं रखते। वी शैल स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड, हमें स्टडी करनी होती है प्रॉपर्टी की 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड के। जैसे कि पहला है हमारा, चलिए स्टडी कर लेते हैं, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इसी का नाम होता है एथेनॉल। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। तो थ्योरी में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने लिखना होगा, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं पहले। एथेनॉल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेकंड मेंबर ऑफ द अल्कोहल सीरीज। एथेनॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेकंड मेंबर होता है अल्कोहल सीरीज का। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेन अल्कोहल। सेकंड मेंबर क्यों कहा, क्योंकि पहला तो मेंबर वो है ना जिसमें केवल एक ही कार्बन होगा, यानी मिथाइल अल्कोहल CH3OH वो पहला मेंबर है, C2H5OH आपका सेकंड मेंबर होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेन अल्कोहल, इसे आप ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, और स्पिरिट ऑफ वाइन, और वाइन की स्पिरिट भी सही आप कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, कि एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल को तैयार करा जाता है कमर्शियली, किससे, जो ग्लूकोज होती हैं, जो आपकी वो सुक्रोज होती है ना, जो आपकी सुक्रोज होती है चीनी से पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तैयार करा जाता है, फिर आपके फ्रक्टोज और ग्लूकोज को उठाकर हीटअप करा जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकल जाती है और आपको एथेनॉल मिल जाता है। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आपके पास में सुक्रोज था, जिसे आप चीनी कहते हैं, शुगर, C12H22O11 इसका केमिकल फॉर्मूला है। अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो C6H12O6, C6H12O6, एक का नाम ग्लूकोज है, एक का नाम फ्रक्टोज है। बच्चों के दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर दोनों के दोनों ही का सेम फॉर्मूला है, बट नाम दोनों के अलग अलग है। बच्चे अगर इनकी स्ट्रक्चर हम ओपन करके देखें ना ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, तो एक में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, जो आपको प्रीवियस हमने डिस्कस कर लिया, और एक में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जिस कारण इनका नाम एक का ग्लूकोज और एक का फ्रक्टोज पड़ा है। अब इनमें से किसी एक को भी हम उठा लेते हैं। सपोज हमने ग्लूकोज को यहाँ से उठा लिया है, तो वो बना है हमारे पास में C6H12O6,
तो इसने रिवर्सली हमें क्या दिया है, C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दे दिया है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन भी आगे डिस्कस करी गई है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? इट इज़ फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय कन्वर्टिंग ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर वंस एंड बाय अनएरोबिक डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ये आपको नोट डाउन भी कर लेना है अपनी नोटबुक में। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आप एक बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलर अनएरोबिक डिकम्पोजिशन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से और एंजाइम्स की हेल्प से सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी सड़ाना किसी भी चीज़ को एंजाइम्स की हेल्प में, जैसे गन्ने का रस होता है, अगर उसे आप सड़ा दे तो उससे भी आपको शीरा मिल जाता है और उस शीरे से ही आप अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ये आपको लर्न करनी है, अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिएगा ये। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है एथेनॉल की, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ ए कलरलेस इनफ्लामेबल लिक्विड विद ए कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड बर्निंग टेस्ट। यह एक कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस, इसके पास कोई रंग नहीं होता। इनफ्लामेबल लिक्विड होता है, ये बहुत ही ज्वलनशील होता है, इसमें आग लग सकती है। विद ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, तीखापन होता है, और बर्निंग टेस्ट, एक जलाने वाला इसका टेस्ट होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 17 डिग्री सेल्सियस और 290 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 17 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री पर ये मेल्ट होना शुरू कर जाता है और 78 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल करना शुरू कर देता है। ठीक है बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी है इट्स इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। यह पानी में सोल्यूबल होता है, यानी हम इसे पानी में आसानी से घोल सकते हैं, यह पानी में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। ये एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, यानी फ्री आयंस या चार्ज इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड एंड डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ लिटमस पेपर। यह एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है और लिटमस पेपर को ये अफेक्ट नहीं करता। मतलब ना तो ये एसिड होता है और ना ही बेस होता। अगर ये एसिड या बेस होता तो लिटमस पेपर का एक डेफिनेटली कलर चेंज कर देता। आगे है हमारा ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 95% इथेन एंड 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। एथेनॉल का वह सॉल्यूशन जिसमें 95% एथेन होती है और 5% वाटर होता है उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। 100% प्योर इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% प्योर एथिल अल्कोहल को एब्सोल्यूट अल्कोहल भी कहते हैं। यानी ये हमारा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है 100% प्योर एथिल अल्कोहल, और ये हमारा केमिस्ट्री लैब में भी आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल। क्या क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एथेनॉल की। तो लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल और एथेनॉल इज ए हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस। इथाइल अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है बच्चों। इट्स केमिकल प्रॉपर्टी आर मेनली ड्यू टू द OH ग्रुप। और इथाइल अल्कोहल जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, तो इथाइल अल्कोहल मेनली कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, OH फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज़ अल्कोहलिक ग्रुप, यानी हमारा अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अब देखिए अल्कोहल की एक खास बात होती है कि इसमें इथाइल अल्कोहल की एक खास बात होती है कि ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ध्यान से देखिए आप इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई तीसरी चीज़, चौथी चीज़ इसमें नहीं है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर उन हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे कि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही निर्माण करता है केवल। तो कंबस्शन में सिंपल लिखा हुआ भी है कि लाइक एनी अदर कार्बन कंपाउंड एथेनॉल अंडरगोज कंबस्शन इन अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी अगर हम किसी कार्बन कंपाउंड की तरह एथेनॉल को भी जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हमेशा क्या देता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। ए लॉट ऑफ हीट इज रिलीज ड्यूरिंग इट्स कंबस्शन। और इसके जलने के दौरान बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज होती है। ये क्वेश्चन भी आपको नोट डाउन कर लेना है, कंबस्शन का ये पूरा थियरी भी लिख लेना है। एथेनॉल का फॉर्मूला आपको पता होगा, C2H5OH होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस लॉट्स ऑफ हीट और एनर्जी आपको यहाँ पर रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। चलिए बात कर लेते हैं सोडियम मेटल के साथ इसका क्या रिएक्शन है। अब सोडियम तो आपको पता होगा बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। अगर इसे आप ओपनली स्पेस में छोड़ देंगे सोडियम को, तो इसमें आग लग जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर और सनलाइट। तो अल्कोहल का क्या रिएक्शन है सोडियम के साथ में, तो लिखा हुआ है अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ में और क्या रिलीज कर देता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है।
सोडियम एथोक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। सोडियम एथोक्साइड यहाँ पर बन जाता है। देखिए C2H5OH, ये तो एथेनॉल का फॉर्मूला होगा। अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकलेगी, क्योंकि जलाएगा वो, तो सोडियम एथोक्साइड यानी 2C2H5ON ने आपको मिल जाएगा। चलिए रिएक्शन कर लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में। तो H2SO4 क्या होता है बच्चों? डिहाइड्रेटिव एजेंट होता है। मैं आपको पहले इतना बता दूं, डिहाइड्रेटिव एजेंट का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है। अगर आप केमिस्ट्री लैब वगैरह में देखेंगे या अपने घर पर भी बैटरी को देखेंगे जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है, अगर उसे आप लकड़ी के तख्ते पर रख देते हैं तो वो लकड़ी के तख्ते से सारा का सारा मॉइस्चर पी जाता है या खींच लेता है, सारा ऑक्सीजन सारा वाटर सब खींच लेता है और लकड़ी को बिल्कुल काली कर देता है, सारे मॉइस्चर को अपनी अंदर समा लेता है। कौन? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो डिहाइड्रेटिव एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिव का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ में से, किसी भी चीज़ से वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देता है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को ही बाहर निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 का। तो क्या लिखा हुआ है? एथेनॉल रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज इथीन। तो जैसे कि आपके पास में CH3CH2OH लिखा हुआ है, अगर हम इसे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करें तो यहाँ से एक हाइड्रोजन उठेगा, यहाँ से OH उठेगा, वाटर आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिव एजेंट होता है। तो एक वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो आपको एल्कीन प्राप्त करने के लिए भी एल्कोहल का इस्तेमाल, एल्कोहल का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। हेलोजन का एसिड, हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, और हाइड्रोजन यानी H, तो HCl, HBr, HI, HF ये सब आपके हाइड्रोजन के क्लोराइड्स होते हैं। तो लिखा हुआ है एथेनॉल रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड टू फॉर्म क्लोरोइथेन। देखिए अगर C2H5OH का रिएक्शन आपने HCl के साथ कराया है तो आपको इथाइल अल्कोहल यानी इथाइल क्लोराइड यानी C2H5Cl या क्लोरोएथेन बोल सकते हैं प्लस H2O मिल जाएगा। यूजेस पढ़ लेते हैं एथेनॉल के। क्या यूजेस हैं? पहला है इट इज़ यूज टू मेक एल्कोहलिक बेवरेजेस इन द फॉर्म ऑफ बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी etc। इसका उपयोग एल्कोहलिक पेय पदार्थों के तैयार करने में करा जाता है, जैसे कि बियर में, वाइन में, विस्की में, ब्रांडी, रम, वोडका आदि में। आगे है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर इथर्स, एस्टर्स, एसिटिक एसिड etc। और ये एक कुछ जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उन्हें बनाने के लिए, उनकी स्टार्टिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करा जा सकता है, जैसे कि इसमें दिया गया है इथर, एस्टर, एसिटिक एसिड आदि। एज एन एंटी फ्रीज इन कोल्ड कंट्रीज, और ये एंटी फ्रीज का भी काम करता है ठंडे प्रदेशों में, यानी चीज़ों को जमने से रोकने का भी काम करता है आपका एथेनॉल। एज ए सोलवेंट फॉर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सोलवेंट का भी काम करता है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर वगैरह में नहीं घुल रहे थे वे एथिल अल्कोहल में घुल जाते हैं। एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट, लैकर्स, वार्निशेस, कॉस्मेटिक परफ्यूम्स, और ये सॉल्वेंट का भी काम करता है पेंट में, लैकर्स में, वार्निश में, कॉस्मेटिक परफ्यूम्स में भी। एज ए फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प्स, स्टोव्स etc। और ये फ्यूल वगैरह का भी इस्तेमाल करता है स्पिरिट लैम्प्स और स्टोव आदि में। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।